कंफर्म है? ठीक है। अब एक बात, अभी हम पूछे थे सिल्लीग्राम खोसवा वाला, अभी उससे पहले क्वेश्चन क्या पूछे थे अभी हम जस्ट? सकरी नदी, बताइए। ये उत्तरी छोटा नागपुर, क्योंकि ये भारत का एक छोटा राज्य अपना बिहार और झारखंड, झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर से, अगर कल कुछ मैनेजर लोग रहेंगे वो लोग रोटेट करते रहेंगे, आज भर हम लोग को थोड़ा दिक्कत है, लेकिन जस्ट यहाँ पर शायद ये आ पाए। यहाँ देखिए, यहाँ उत्तरी छोटा नागपुर होगा क्षेत्र, ठीक है ना। उत्तरी छोटा नागपुर से होते हुए ये नवादा और गया के कुछ भाग से होते हुए ये पटना, माने मेन पटना नहीं, ग्रामीण पटना, उधर के चील वगैरह क्षेत्र होते हुए से जुड़कर ये गंगा नदी में मिल जाती है, सकरी नदी। ध्यान में रहेगा, ये सारी चीज जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सकरी नदी, ये स्टार लगा लीजिए, जो जो चीज आते जा रहा है, जो नहीं है, चूंकि हम लोग को ये ब्रेन में रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा इधर से पूछ लेते हैं, जनगणना से भी आता है क्वेश्चन। जनगणना मतलब सरकार अब है कि कराना चाहती है, अब शुरू ही करेगी जस्ट, क्योंकि एक तो कोरोना, उसके बाद तरह तरह का चुनाव भी था, इसलिए केंद्र सरकार ध्यान नहीं दी, चुनाव पर ध्यान दे दी, ठीक है। तो क्या कुछ बात है क्या? हाँ, एक चीज बताइएगा आप लोग, ये बहुत बेसिक ही है, और समझिए कि ठीक है, ये बेसिक समझिएगा, लेकिन बेसिक भी लेकिन इंपॉर्टेंट है। 2011 जनगणना के अनुसार, अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार जो बिहार में 38 जिले हैं, ठीक है ना। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में 38 जिले हैं, तो बताइए कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? स्टार लगाइए, स्टार लगाइए, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। इतना, चूंकि रोज 5 क्वेश्चन लाएंगे, इस बुक से याद रखिए, एकदम रोज 5 या संख्या बढ़ाते भी चले जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो रैपिड राउंड हम लोग कुछ समय बाद ऐसे आएंगे कि रैपिड राउंड की तरफ जाते चलेंगे, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा, ठीक है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। एक टॉपिक चाह रहे हैं कि अगर आप ज्योग्राफी चाह रहे हैं तो पहले ज्योग्राफी करते हैं, करंट आज बाद में कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ज्योग्राफी में हम लोग को सबको लेकर चलना पड़ेगा, उसमें हिस्ट्री भी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कि जो पिछली बार ये करंट अफेयर्स हम लोग देखे हैं जुलाई का, तो इसके आपको क्या याद है। आइए कुछ मिटाते चलते हैं और हम लोग कुछ पूछते भी चलेंगे, ठीक है ना। बताइए कि हमारे पास जो टीएनटी से भी ज्यादा मजबूत एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक नया इजाद किया गया, वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुएन से भी काफी मजबूत एक विस्फोटक का हुआ है, सेरेक्स 2 है। कौन इसको बनाया है, कौन कंपनी? ईएल, ठीक है। और इसरो एक सैटेलाइट बनाया है, स्पेस शटल बनाया है, जिससे वो कोई भी आपको कोई पेलोड है, पेलोड कहते हैं उसको, जिसको सैटेलाइट को या कोई भी लॉन्च कर दीजिए, उसको छोड़ करके आएगा स्पेस में, ठीक है ना, और फिर उसको लाएगा धरती पर, उसको ला करके स्थापित कर देगा। मतलब सेल्फ उसमें इतना क्षमता है कि जाएगा वहां, उसको स्टेब्लिश करके स्पेस में छोड़ते आ करके स्वतः लैंडिंग कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये बताइए कि उस जो स्पेस शटल का आविष्कार हुआ है या इसरो ने किया, उसका क्या नाम है? पुष्पक विमान, ठीक है, पुष्पक नाम है, ठीक है, गुड। तो आपको याद है। और एक चीज बताइए तो, एक सबसे ऊंचा एक क्या किया गया है कि एक सुरंग का बनाया गया भारत में, जो कि सबसे ऊंचाई पर बना है अभी, उसका क्या नाम है? सिंकुला सुरंग। ये कहाँ है सिंकुला? हिमाचल और लद्दाख में। गुड, आप ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। गुड, सिंकुला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका नाम? ठीक है। आप क्या की हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन? कहाँ से? यहाँ से ग्रेजुएशन?
ग्रेजुएशन भी वही था, पोस्ट ग्रेजुएशन भी वही है, ठीक है, चलिए गुड। तो आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन कीजिए, और कंपटीशन सबको एक एक सीट, तो बहुत सीट है, सबको एक एक सीट मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो यहाँ पर, लड़कियां तो 35% रिजर्वेशन भी है, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छी उम्मीद जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक तो आपका लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल था, बताइए तो ये कहाँ हुआ लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल? स्विट्जरलैंड में, गुड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, हुआ है। और उसमें आप बताइए किसको उसमें अवार्ड दिया गया, किस हीरो को? हाँ बिल्कुल, कल हम लोग बात किए हैं, तो देखिए तो लड़की सब तो बहुत तेज हो गई है। ऐसा करते हैं कि बताइए कि ईरान के राष्ट्रपति अभी कौन बने? 19 मई में जो डेथ हो गया, किनका डेथ हुआ है? मसूदी का, ठीक है ना। तो मसूदी के डेथ के बाद 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया ईरान के राष्ट्रपति का, तो कौन नया बना? हाँ अच्छा इब्राहिम मसूदी। हाँ आप बताइए। नहीं नाम कर रहा, अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है? ऋषिका। आपका अनु ना? ये तो पता ही है, क्या नाम है तुम्हारा? तुम बताओ, जब बता दो, चूंकि सबसे आपस में जानकारी हो जाएगा। पलक। मतलब सर्टिफिकेट का नाम क्या है? पलक है। अरे वाह, देखिए अभी तो अच्छा वाली नाम पूछ लिए, पलक है, ऐसे घर में कहने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम आपसे नाम से ही बोलेंगे, आप चाहे आप या नाम से ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये बताइए कि अभी हम लोग जो पूछे कि कौन है राष्ट्रपति यहाँ के ईरान के, कौन बने थे 19 मई के बाद? कौन बने? मसूद पेजेस्कियान। पेजेस्कियान, देखिए इसका एक बताते हैं, इंग्लिश में इसका स्पेलिंग लिखा है, ऐसे याद रहेगा आपको। देखिए इसको लिखता है ऐसे ही, पीई, पेजेस, जान उसको बड़ा लिख रहा है, पेजेस, ठीक है, कियान, KIAN, पेजेस कियान। इसी को हिंदी में पढ़ेंगे, लिखेंगे पेजेस कियान, ठीक है, मसूद पेजेस्कियान। इब्राहिम रईसी का, रईसी ना, इनका डेथ हुआ था, इब्राहिम रईसी का ना, भूलना नहीं है, बेसिक चीज है, अभी तुरंत हुआ है, इस 1 साल के अंदर का तो नहीं भूलना है, तो घबरा जाएगा सब, ठीक है ना। इसलिए बार बार जो पिछला भी हम पूछते रहेंगे, ऐसा नहीं केवल इसमें, ठीक है। अब ये चीज हो गया, और इससे पर हम लोग कुछ बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि जून वाला करंट अफेयर्स का, ठीक है ना। तो दोनों सब्जेक्ट भी करा देंगे, जैसे आप आज हम ये सोचे हैं, आप लोग का 2-3 मल्टीपल चीज करके हम स्टार्ट करने का ये किए हैं, सब्जेक्ट भी करा देंगे, ज्योग्राफी बढ़ते रहेगा, और ये कराते हैं। ये है कि आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन, ये जो बुक है आप लोग देखे ही होंगे, बीपीएससी के लिए रामबाण है ये, और एक और बुक है, मतलब कोई भी इसको कीजिए चाहे उसको कीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये सब बुक का एक एक चीज लगभग कंफर्म रहना चाहिए, तो हम रोज 2 या 4 क्वेश्चन इसमें से उठाते रहेंगे, ठीक है ना। अब आप लोग का तैयारी जो है, ज्योग्राफी तो एक होते ही रहेगा, कोर वो चलते रहेगा, इसके साथ एक बड़ा स्तर पर हम जोड़ रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? बंगाल के, हाँ, मीर कासिम। आप लोग ऑप्शन दें? ऑप्शन है आपका मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खां और मीर कासिम। मीर कासिम, गुड, वेरी गुड। आपका ठीक है, आप बस इसको जान जाना, इसी में बहुत सारी चीज है, तो ध्यान रखना है, तब तो आप लोग अच्छा तैयारी किए हुए हैं, गुड। एक और पूछते हैं आप लोग से,
चंदन जलाशय बिहार के किस जिले में है? चंदन जलाशय, चंदन जलाशय बिहार के किस जिले में है? बताइए आप लोग। नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चंदन जलाशय है। ऐसे ऑप्शन में कोई 4 जिला ले लीजिए। बोलिए कोई ऑप्शन, कोई 4 जिला मन में सोच लीजिए। अच्छा ऑप्शन है, चलिए ऐसा बोल रही है तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। ऐसा है कि हम लोग शुरू करते हैं। आपको पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। हाँ लेकिन समझदार है, सही में टिक लगा दी। बोलिए किस्मत साथ दे रहा है इनका। हाँ ठीक है ना। तो देखिए मतलब कि बोलिए ऐसा, ठीक, बहुत बच्चों का है ऐसा। अच्छा पढ़ी थी, ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। यहाँ ब्रशअप हो जाएगा चीजों को। आप लिख लीजिए इस चीज को, लिख लीजिए स्टार मार करके आज का ये चीज। हाँ क्या हुआ? अच्छा ये ठीक है ना, इसको लिखिए, क्योंकि हम रोज एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन, 5 समझ लीजिए, 4 क्या 5 क्वेश्चन रोज करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन एक और है। हाँ तो सुनिए, अगला है क्वेश्चन। सकरी नदी, जो बिहार में बहने वाली एक नदी है, सकरी नदी, वो उसका उद्भव कहाँ होता है? सकरी नदी जो बिहार में बहने वाली एक नदी है, उसका उद्भव कहाँ होता है? बहुत बड़ी नदी नहीं है, ठीक ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि उसका नाम लेने लायक महत्व तो है। अब गंडक इतना बड़ी नहीं है, चाहे कोसी इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी सकरी नदी ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन इन लोग से थोड़ा कम है, गंडक और कोसी से थोड़ा। तभी तो नाम थोड़ा सा, नहीं तो अगर पूछा जाता तो कोसी तो तुरंत बता देते या गंडक तुरंत बता देते। तो सकरी नदी क्या है बताइए, क्योंकि यही क्वेश्चन है, मतलब आपको ट्रैक करने के लिए लेवल, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है, तो हम थोड़ा ऐसा चीज देंगे जो उतना कॉमन नहीं है। तो देखिए चंदन जलाशय देख लिए, अगला ये देख रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा सकते, ठीक है ना। तो इसको नोट करते जाइए, जो भी नया क्वेश्चन आ रहा है आप आगे से आइएगा, एक कॉपी रखिएगा, बस एक क्लास मेरा होता है और एक इससे जस्ट एक पहले, बाकी आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ते रहिए। क्योंकि देखिए ये जो 1.5 महीना या जो भी बचा हुआ है, उसके एक एक मिनट समझिए कि आप पढ़ने पढ़ाने यही में लगे रहिए, ठीक है ना। सब किसी ना किसी इन एनी वन फॉर्म और दी अदर, किसी ना किसी रूप में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कस कर लेंगे तो ब्रेन में इंपैक्ट करेगा। जैसे देख लीजिए बहुत सारा जो पूछ है, ये लोग क्यों याद है, सेवेक्स 2 याद था, ठीक है ना, TNT से बड़ा विस्फोटक नया, बहुत सारी चीज, क्योंकि हम कुछ डिस्कस किए उसके बारे में, ठीक है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल तो समझ में आ रहा है, उसके बारे में कुछ बोले थे और भी बात साथ साथ आज भी हम जो बोलेंगे तो उसके साथ कुछ हम साथ, ऐसा नहीं है कि केवल एक लाइन वन लाइन पढ़ के नहीं, उसके बारे में कुछ जानिए। जैसे अभी हम बोले, अभी मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन बोले आप लोग कि सिरिल रामफोसा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? बड़े, चूंकि ये तो दिखी थी इसलिए इनको ज्यादा याद है। आप लोग तो बताइए, अगर आपसे हम बात पूछे, इन्होंने लिखा है कि एक नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप लोग को पता है कि सिरिल रामफोसा कब से राष्ट्रपति हैं? वेरी गुड। और दक्षिण अफ्रीका में क्या प्रावधान है? क्या आदमी चाहे तो भारत में जितना प्रधानमंत्री जब जन्म से जैसे शुरू किए जितना भी बन सकते हैं, ऐसा ही प्रावधान है कि क्या कुछ दूसरा प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका में? इस तरह का ये, जैसे ये सब चीज हम साथ में जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको ब्रेन पे इसका इंपैक्ट रहेगा कि हाँ ये बात है,
अब केवल वन लाइनर में उससे कुछ जुड़ा हुआ चीज भी हमारे ब्रेन में होना चाहिए कि भाई ये क्या है, श्रील रामफोसा है, कब से है? हाँ, 2018 से है, ठीक है ना। देखिए श्रील रामफोसा 2018 से है, यानी दूसरे टर्म में है, और दक्षिण अफ्रीका में भी अमेरिका की ही तरह मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति 2 टर्म में राष्ट्रपति रह सकता है, ठीक है ना। वहां पर बिल्कुल अमेरिका में जो पैटर्न है उसी तरह से वहां पर भी है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान जाएंगे। श्रील रामफोसा जब हमारे यहाँ एक बार गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट भी थे, ठीक है ना। हम मतलब किस्मत से हम उसमें दिल्ली में ही थे, और हम थे तो आए, उनको हम देखे भी थे, श्रील रामफोसा कुछ दूरी पर थे। तो इस तरह से एक अच्छा हुआ कि चलिए आप लोगों को देखिए इतना लिंकेजेस मिल रहा ना। ब्रेन है, ये क्या करता है कि कोई डेटा आता है ना, उसको लिंक करता है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक आर्टिकल 14 तक पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल 14 में हम लोग कंप्लीट नहीं पढ़े थे लोग, हम लोग केवल उसके बारे में जाने थे लोग क्या क्या है। तो आर्टिकल 14 में हम लोग पढ़ लिए थे कि क्या है, विधि के समक्ष समता है और विधि के समक्ष समान संरक्षण है। लेकिन हम लोग क्या है उसमें, हम लोग को पता भी है क्या कि उसमें कुछ अपवाद भी हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सबको क्या है, मतलब उसमें दिया हुआ सबको क्या है कि इक्वल राइट है, कोई भी विधि से ऊपर नहीं जा सकता है। जो अमीर है या गरीब है सबको क्या है बराबर अधिकार है, और सबको क्या है विधि के समक्ष समान संरक्षण भी है, ठीक है। बट कुछ अपवाद हैं, तो वो अपवाद कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो आप में से कोई बताइए क्या क्या अपवाद है विधि के समक्ष समता का। जी फंडामेंटल राइट्स। आगे तुम देखो, आगे दिया होगा राइट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। राइट ऑफ इक्वालिटी में खोलो, ओपन करो, मिला? बताइए आप लोग, हम जो यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसका एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या है अपवाद है, इसके अपवाद है। पहला एक्सेप्शन है क्या कि आर्टिकल 361 में आप लोग देखिएगा कि जो हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं उनको क्या है बहुत सारे छूट मिले हैं। जैसे क्या कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने कार्यकाल में है, ठीक है, उनका कार्यकाल कितना होता है 5 साल का होता है, तो जब तक वो अपने पद पे बने हुए तब तक उनके खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, मतलब उनको कोई भी अगर उनको कोई अरेस्ट वेस्ट नहीं कर सकते हैं या कोई भी क्रिमिनल केस उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। और उन पे लेकिन अगर सिविल केस है कोई, ठीक है, तो सिविल केस के मामले में उनको क्या किया जाएगा 2 मंथ पहले नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 361A के थ्रू जो भी रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, जो भी रिपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो संसद है, पार्लियामेंट या जो भी विधानसभा है, विधानमंडल है, उनकी जो भी कार्रवाई है उसको क्या कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। मतलब सच दिखाना होगा, अगर झूठा दिखाएंगे कुछ भी उसमें फेरबदल करके तब उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अगर सच दिखाते हैं तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर थर्ड अपवाद क्या है, तो एक आर्टिकल 105 के थ्रू हम देखते हैं कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, ठीक है, जिसे सांसद कहते हैं, तो वो भी उनके ऊपर भी अगर वो संसद में कुछ भी बोलते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो उनके खिलाफ मतलब संविधान की जो भी मतलब संविधान के विरोध भी अगर कुछ बोलते हैं तो या कोई ऐसी बात बोलते हैं जो क्या है संविधान से संबंधित नहीं है, तो भी उन पे क्या होगा, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे नॉर्मल अगर पीपल कुछ भी अगर ऐसा कुछ बोल देता है तो उनके ऊपर क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। बट अगर वो संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कुछ भी बोलता है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये क्या है, ये भी अपवाद है। मतलब जो है तो सिर्फ उस टाइम पार्लियामेंट में रहे, हाँ, पार्लियामेंट के जो भी मतलब पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है उसके दौरान, हाँ, ठीक है। फिर आर्टिकल 194 के थ्रू हम लोग देखते हैं कि सेम जो भी मतलब एमपी को मिला हुआ है, सेम चीज क्या हुआ है एमएलए को भी मिला हुआ कि वो विधानमंडल में कुछ भी अगर बोलता है तो क्या हुआ था, उसको अपवाद मतलब उसको खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। और फिर हम लोग आर्टिकल 31C, ठीक है, जो डीपीएसपी है उसको भी क्या है, वो भी एक आर्टिकल 14 का अपवाद है। उसमें क्या है कि कोई भी मतलब लोगों को मतलब कोई भी सामाजिक कार्य के लिए
अगर कोई भी डीपीएसपी में मतलब सामाजिक कार्य के लिए क्या किया जाता है, नियम बनाया जाता है, तो उसको आर्टिकल 14, 19 और 21 के आधार पर उसको निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब आप आर्टिकल 31C पढ़िएगा 31 ग, तो उसमें आपको दो तरह के प्रावधान है। ये क्या है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है कि ज्यादा संसाधनों को क्या करता है, एकत्रित करता है, मतलब सेकेंडरीकरण करता है, सेकेंडरी समझते हैं, सेंट्रलाइजेशन करता है संसाधनों का, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको संसाधनों को क्या कर सकती है, कब्जा करके और उसको ऐठी कर सकती है, पब्लिक कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं, तो ये तो आर्टिकल 14 का क्या हो रहा है, अपवादी ना है। ठीक है, समझ में आया, इसमें कुछ पूछना है? ठीक, अब फिर हम देखते हैं कि जो भी मतलब हमारे देश में जो भी राजनयिक हैं, ठीक है, जो भी राजनयिक हैं उनको भी क्या है, आर्टिकल 14 के थ्रू, आर्टिकल 14 का उनको भी क्या है, ऐसा पावर मिला कि वो भी कुछ भी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये भी क्या है, आर्टिकल 14 का अपवादी है। जैसे कोई भी जैसे राजनयिक आया है, ठीक है ना, कोई दूसरे देश का क्या है, कोई एठी आता है, फॉरेन मिनिस्टर आया है या कोई भी, तो क्या वो आके यहाँ पे कोई भी क्राइम कर देता है तो उनको क्या मिलेगा, हमारे देश में हमारे कानून के थ्रू उनको सजा नहीं मिलेगा, बल्कि हम क्या, वो उस अपने जिस देश से वो बिलोंग करता है उस देश के कानून के हिसाब से उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, उनको उनके देश में हस्तांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यही सब क्या है, आर्टिकल 14 का अपवाद है। आर्टिकल 14 में हम लोग क्या देखना है कि आर्टिकल 14 में क्या है और उसका अपवाद क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आते हैं अपवाद से। फिर अब हम आते हैं आर्टिकल 15 में, तो बताएगा कोई आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, वंश, मतलब क्या? हाँ, आर्टिकल 15 में क्या है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ क्या करे, विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? आर्टिकल 15 क्या है, आपको याद करना पड़ेगा, ये याद करने वाला चीज है। ठीक है, कुछ ही लोग कुछ पूछना है तो अभी। आर्टिकल 3 में भी दो तरह का वो है ना, क्या? जैसे केवल धर्म, एक वर्ड डिफाइन किया हुआ है, हाँ। केवल, तो आर्टिकल 15 में जो वर्ड है, जैसे क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं किया जाए, तो इसका मतलब है कि केवल इसके आधार पे हम विभेद नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज होगा उसके आधार पे हम विभेद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या मतलब, हाँ। जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, इन सब के उसके पहले लिखा है ना कि केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, इस सब के आधार पे कोई भेद नहीं किया जा सकता। केवल लग गया, मतलब केवल लगा है, मतलब कि केवल मतलब किसी का जन्म क्या है, मान लीजिए जैसे कोई बिहार का व्यक्ति या कोई हरियाणा का व्यक्ति है, तो उसके आधार पे अगर कोई सरकारी नौकरी है या कोई जगह है, कोई किसी जगह पे जा रहा है कोई घूमने, तो ऐसा नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं कि ये नहीं, ये पंजाब का है तो हमारे बिहार में ये जो गवर्नमेंट जॉब है इसमें क्या होगा, इसको जॉब करने नहीं दिया जाएगा, ऐसा विभेदन नहीं हो सकता। या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी जॉब है तो इसमें विभेदन नहीं किया जाएगा। वैसे ही कोई अगर यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे बिहार में अपना क्या है, पटना यूनिवर्सिटी है, तो इस आधार पे उसका क्या करना, नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता है कि क्या है, ये कहीं और किसी और स्टेट का है, समझ रहे ना? तो जैसे जन्म स्थान के आधार पे क्या कर सकते विभेदन, वैसे ही लिंग के आधार पे भी क्या किया जा सकता है, विभेदन नहीं किया जा सकता है कि क्या है, ये महिला है तो महिला है तो क्या है, या ये लड़का है तो इसके आधार पे क्या होगा, इसको यहाँ पे आने जाने का रोक है, इस आधार पे ऐसे नहीं किया जाता। जैसे अभी आप देख होंगे क्या है कि जो तहती है मंदिर विवाद भी था कि क्या है, यहाँ पे क्या महिलाएं नहीं जा सकते, लेकिन क्या महिलाएं गई सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कि देखिए हमको क्या है, महिलाएं के आधार पर हमको क्या किया जा रहा है, मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट निर्देश दिया कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, महिलाओं को भी उनको जाने का प्रवेश मिलना चाहिए, तो उनको प्रवेश मिला। ठीक है, तो जैसे लिंग के आधार पे भी क्या कर सकते हैं, विभेद नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है?
लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है, तो वो अपवाद कौन कौन से है तो देख लीजिए। जैसे राज्य को क्या है, इस बात की अनुमति है कि वो क्या है, बच्चों महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे क्या है, जो भी बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, तो उनको क्या हो सकता है, उनको कुछ निःशुल्क क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। जैसे आप देखिए, ऐसा तो है ना कि हम भाई विभेदन नहीं करेंगे, लेकिन इसका अपवाद क्या हो गया। जैसे आप देखिएगा दिल्ली में क्या है, बस चलता है, बस सर्विसेज है, तो उसमें क्या है, महिलाओं को फ्री सर्विस है, मतलब महिलाएं अगर ट्रेवल करती हैं तो उनको पैसा नहीं लगेगा। आप लोगों को पता होगा आई थिंक। ऐसे ही कुछ क्या होता है, स्पेशल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्कीम चला सकती है, किसके लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए। इसी तरह का क्या स्पेशल स्कीम चला सकती है अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी, अति पिछड़ा जो जाति है, जनजाति है, उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे आप देखिए स्कूल है, तो स्कूल जो है हमारे यहाँ चलते हैं, तो स्कूल में क्या होता है 10% या 10% क्या होता है, सीट रिजर्व होता है, किसके लिए, जो भी SC ST कैटेगरी के बेटी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए। तो इस आधार पर क्या कर सकती है, जो रिजर्वेशन किस आर्टिकल में, ये आर्टिकल वही ना, आर्टिकल 15 15 के एक्सेप्शन में, ठीक है। और कुछ क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर मालूम है आपको, आप लोग को क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर इसी में आप लोग पढ़ना है आर्टिकल 15 में। पहले से ही ये ऐसे अभी तो SC ST के लिए भी आता है, OBC के लिए ये अगर उनको मतलब आगे निकल गया था कि मतलब जैसे वो GM बन गया है या फिर पार्लियामेंट का मेंबर बन गए, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर वगैरह, तो उनके बच्चों को ये जो है रिजर्वेशन का ये नहीं दिया जाएगा। वो मतलब ऑलरेडी समृद्ध है, उनको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं, तो मतलब क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर से समझ लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 15 में हम लोगों को क्या है, जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं क्या है, अपवाद के थ्रू, तो क्या है उसके लिए अब कैसे पहचान किया जाए कि कोई व्यक्ति क्या है कि सही में उसको क्या करना चाहिए, अपवाद के थ्रू क्या मिलना चाहिए, उनको कुछ विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इसी के लिए क्या किया गवर्नमेंट, क्या निकाला है, पहले तो आपको क्या पहचान किया जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से मान लीजिए अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो OBC कैटेगरी में भी तो ऐसा नहीं है कि सबको क्या है, सबकी हालत क्या है, खराब है। कुछ लोग क्या है बहुत अच्छे पद पे भी हैं, उनका घर क्या है, उनके पास बहुत सारे संसाधन भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको क्या संसाधन की उनके पास बिल्कुल भी संसाधन नहीं है, बहुत पिछड़े हैं, ठीक है। तो क्या हमारे संविधान में है ना कि हमको क्या समान संरक्षण देना है, तो उसके लिए क्या किया गया, एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लिया गया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर में कौन आएंगे, तो जो भी ग्रुप A ग्रुप B के जो भी मतलब यही हैं जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, तो वो क्या आ जाएंगे, क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। फिर वैसे ही जो भी सेना में उच्च अधिकारी हैं या जिनका भी इनकम क्या है 8 लाख से ज्यादा है, वो क्या आ जाएंगे, क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। 8 लाख से जो कम है, ठीक है, और जिनके घर में क्या है सरकारी जॉब नहीं है, ग्रुप A ग्रुप B का जॉब नहीं है, तो वैसे व्यक्ति के मतलब जो भी घर में बच्चे होंगे वो क्या आ जाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। तो नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं उनको क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। समझ में आया? तो इसमें यही था। अब क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर ये किस मतलब संविधान संशोधन के थ्रू लाया गया था, ये जो OBC को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो किस संविधान संशोधन के थ्रू किया गया था? तो ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 के द्वारा क्या हुआ,
जो पिछड़ा वर्ग का ओबीसी के जो भी कैंडिडेट है उनको क्या मिला, 27% रिजर्वेशन मिला। ये याद करना पड़ेगा आपको, कहाँ पे? ठीक है, सब उसी में है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लियर हुआ। देखिए आर्टिकल 15 में क्या था कि केवल लिंग, जाति, मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान के आधार पे विभेदन नहीं किया जाएगा, यानी किसी के साथ विभेद नहीं किया जाए। मतलब कोई व्यक्ति क्या है, किसी होटल में जाता है, किसी पार्क में जाता है, तो क्या होगा, उसको इस आधार पे क्या किया जाएगा, जन्म या लिंग, वंश, इस आधार पे क्या किया जाएगा, उसको प्रवेश वर्जित नहीं किया जाएगा। बट इसका कुछ अपवाद भी हैं, तो वो अपवाद हम लोग देखें क्या क्या अपवाद है कि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या किया जा सकता है, उनकी उन्नति के लिए उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। जो क्या है, आप देख रहे हैं ना, लिंग के आधार पे हमारे संविधान में है ना कि लिंग के आधार पे हम क्या करेंगे, विभेदन नहीं करेंगे, बट क्या है, अपवाद है। ठीक वैसे ही हम लोग देखें क्या है, एस टी जो भी व्यक्ति है उनके लिए क्या कर सकते हैं, सरकार जो भी गवर्नमेंट है वो क्या कर सकते हैं, कुछ विशेष सुविधाएं दे सकती है। तो ये भी अपवाद है, तो ये याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है ये सब। फिर अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में क्या है, कोई बताया आर्टिकल 16 में क्या है? हम आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो इसका मतलब क्या होगा, लोक नियोजन मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें अगर कोई जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, उनको अवसर की समता रहेगी, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि क्या है, किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो वही जो हम बताए आर्टिकल 15 में जो है कि लिंग, जन्म स्थान, वंश, ठीक है, धर्म, इस सब के आधार पर क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आया इतना? ठीक है, तो आज अब इतना रहने देते हैं।